आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इतिहास का लेसन 5। क्लास 10th इतिहास में हमारा आज पाठ है 5वां, जिसका पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। पूछ रहा है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए जो जो कारण जिम्मेदार थे, उनमें से किसी दो कारणों के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नई नई मशीनों का आविष्कार, और दूसरा, कोयले तथा लोहे की उपलब्धता। अगला है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग शहर की ओर आ गए। उनमें कई क्षेत्रों एवं कई वर्गों के लोग थे, जिनको आपस में समन्वय, वार्तालाप एवं एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला, जिसके कारण उनमें एक नई चेतना जगी। इसी चेतना के परिणाम स्वरूप एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना गया। ये कह रहा है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वर्ग की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब उद्योग में वृद्धि होने लगी, तब कई क्षेत्रों के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, और जब इकट्ठा हुए तो वो आपस में उनको एक साथ रहने का मौका मिला, एक साथ बात विचार करने का मौका मिला। तो एक के दिमाग में से दूसरा आइडिया दूसरे के दिमाग में गया, तो इसी के अनुसार बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। अगला है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य रूप में टीन उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, चीनी उद्योग, सीसा उद्योग तथा सीमेंट उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। अगला सवाल, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हुआ। इन मशीनों के सामने छोटे छोटे उद्योग धंधे टिक नहीं सके और वे बर्बाद हो गए। बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग के पतन की इसी प्रक्रिया को ही निरुद्योगीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके उद्देश्य क्या थे। तो औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य उद्योगों के क्षेत्र में अनुकूल संभावनाओं का पता लगाना था, जिससे उद्योगों का पूर्ण विकास हो सके। इसके लिए कई सारे प्रयत्न किए गए, ताकि सरकार के द्वारा उद्योगों को आर्थिक सहायता दिया जा सके। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। निरुद्योगीकरण था कि बड़े उद्योग के सामने छोटे उद्योग खत्म हो गए, इसी प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण बताया गया था। अब औद्योगिकरण, तो प्राचीन काल में हमारे समाज में कृषि की विशेष प्रधानता थी। पहले के लोग में हमारे जितने भी क्षेत्र थे, उसमें कृषि की ज़्यादातर प्रधानता थी। लोग खेती करना गर्व की बात समझते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते स्थिति बिल्कुल बदल गई। कृषि का स्थान उद्योगों ने ले लिया और एकाएक उद्योगों के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुए। यानी कह रहा है कि जब 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी समथिंग 1750 ईस्वी से ही पूरा स्थिति बदल गई थी। कृषि की जगह पे लोग फैक्ट्री में जाने लगे, उद्योगों में जाने लगे, और उद्योगों के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो गए। तो उद्योगों के क्षेत्र में हुए इसी तीव्र परिवर्तन को औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि औद्योगिकरण से पहले सारे कार्य मजदूरों के हाथों से किए जाते थे, और इसके बदले में जो उनको मजदूरी मिलती थी, उससे ही उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन जब से मशीनी युग आया, तब से सारे काम मशीनों के द्वारा होने लगे, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए और उनके सामने घर परिवार चलाने की चुनौती आ गई। अतः ठीक ही कहा जाता है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका प्रभावित की। देखिए, औद्योगिकरण जिसमें उद्योग में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ,
अब मशीनों काम क्या करते थे, जब मशीन नहीं थे तो वही काम मजदूरों से किया जाता था, मजदूरों के द्वारा करवाया जाता था। मगर मशीनों के आने के बाद मजदूरों का काम मशीनों से होने लगा, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए और उनकी आजीविका खतरे में आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया और बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। अगला, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सारे मजदूर नौकरी की तलाश में शहर की ओर चले गए। शहर में जाने से पहले उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं थीं जिसे वे पूरा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जब मालिकों का शोषण प्रारंभ हुआ तब उनकी सारी कल्पनाएं चकनाचूर हो गई और वे लाचार होकर फैक्ट्रियों के पास ही गंदी बस्तियों में एक सुविधा विहीन जीवन पद्धति की शुरुआत की। उन मजदूरों के द्वारा शुरू की गई इसी निम्न जीवन पद्धति को स्लम पद्धति के नाम से जाना जाता है। हम लोग समझते हैं, स्लम पद्धति का मतलब ही समझते हैं कि फैक्ट्री के बाहर जितने भी मजदूर थे वह एकदम सुविधा विहीन जीवन जीने लगे थे, बस्ती बना करके रहने लगे थे। बस्ती बनाकर रहना, तो इसी निम्न जीवन पद्धति को ही क्या कहा गया? स्लम पद्धति। स्लम पद्धति का मतलब मजदूर सुविधा विहीन जीवन जीना। अगला है, न्यूनतम मजदूरी कानून से आप क्या समझते हैं? तो न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कानून में से एक है, जो 1948 ईस्वी में बना था, 1948 ईस्वी में बना था। पहले के दिनों में जब कोई मजदूर किसी मालिक के यहाँ काम करता था तो उसे उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी, काम के घंटे भी अधिक हुआ करते थे, मालिक का व्यवहार भी मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं होता था, जिससे मजदूरों का जीवन यापन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए तथा मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया उसे ही न्यूनतम मजदूरी कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अंतर्गत मजदूरों की दरें एवं काम के घंटे सुनिश्चित कर दिए गए। न्यूनतम मजदूरी कानून एक वैसा कानून था जिसमें मजदूरों को काम करने के लिए जितने भी घंटे काम करने हैं उनके बारे में बताया गया, काम करने के घंटे और उचित दाम। ये किस कानून के अंतर्गत लाया गया था? न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत, ताकि मजदूरों का शोषण नहीं हो सके। अगला सवाल है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ तथा इसके क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहला तो न्यूनतम मजदूरी जो कानून है वह 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। और इसका मेन उद्देश्य था कि मजदूरों को शोषण से बचाना, मजदूरों का शोषण ना हो और मजदूरों का हक दिलाना। कह रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाना था। मिल मालिक मजदूरों से अधिक काम करवाता था परंतु मजदूरी कम देता था। यह कानून लागू हो जाने पर मजदूरों के लिए काम के घंटे तथा मजदूरी निश्चित कर दी गई, जिससे जो मालिक हैं वह मजदूरों का शोषण नहीं कर सके। इस लेसन का लास्ट सवाल, कोयला एवं लौह उद्योग में औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे? देखिए, कह रहा है कि कोयला एवं लौह उद्योग में औद्योगिकरण को गति प्रदान दी। कोयला, कोई भी मशीन चलने के लिए कोयला और लोहा ये दोनों आवश्यकता, कोयला चलने के लिए आवश्यकता होता है और लोहा उस मशीन को बनाने के लिए लगता है। तो औद्योगिकरण का मतलब ये नए नए मशीन से हम काम किए, उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि किए, तो वह किसके कारण हो पाया? लोहा है तभी मशीन बनेगा और मशीन चलने के लिए हमको कोयला चाहिए। कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यह दोनों ऐसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं जिसके बिना उद्योगों की कल्पना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि उद्योग तभी स्थापित हो सकती हैं जब मशीनें होंगी और मशीन तभी होगी जब लोहे होंगे और कोयले के द्वारा ही मशीनों को ऊर्जा मिलती है। लोहे को गलाने में भी कोयला का उपयोग किया जाता है।
अतः ठीक ही कहा जाता है कि कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। इसी से एक हम ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। पूछता है सवाल 1 नंबर में कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ये सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप ATC क्लासेज 2026 पर मिल जाएगा।